आज सबसे पहले हम AWS की बात करेंगे। AWS में क्लाउड की बात करेंगे। तो मैं जो अभी कवर कराने वाला हूँ, तीनों का, फ्रेशर भी और नॉन टेक्निकल भी और टेक्निकल बैकग्राउंड, राइट। तो तीनों का कवर कराने वाला हूँ क्लाउड का। ठीक। तो क्लाउड का बेसिकली मैं अगर फंडामेंटल क्लाउड की बात करूँ तो क्लाउड का जो इनिशिएटिव जो इनिशिएटिव आया लगभग अराउंड 2000, सन 2000 से 2000 ईस्वी से ये आगे आया। 2000, 2002, 2004 टाइम स्टैम्प में आ गया था वर्चुअलाइजेशन। उसके बाद आया फिर क्लाउड। 2008 से भारत के बाद क्लाउड 12 ऑनवर्ड से ना, 2012 ऑनवर्ड से क्लाउड का बूम आएगा। ठीक है। तो मैं जो अभी कवर करने वाला हूँ AWS का। AWS इज ए पब्लिक क्लाउड, राइट। तो पब्लिक क्लाउड कवर करने वाला हूँ जिसमें फ्रेशर्स और नॉन टेक्निकल और टेक्निकल गाइड तीनों के लिए हैंड्स ऑन होगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि क्लाउड का जो इनिशिएटिव हुआ, ठीक है, वो कहाँ से हुआ, क्लाउड से पहले क्या था, उससे पहले क्या था। ठीक है। तो सबसे पहले अगर 90s की बात करूँ ना, 90s में क्लाउड 90s में जो एप्लीकेशन यूज होता था, सब एप्लीकेशन या बोल दो कि सर्वर यूज करते थे या वेब सर्वर यूज करते थे। ठीक है। वेब सर्वर या एप्लीकेशन, दोनों 90s में जब यूज करते थे, ठीक है, तो 1:1, 1:1 में आता था। 1:1 का क्या मतलब हो गया कि एक सिंगल हार्डवेयर पे सिंगल एप्लीकेशन चलेगा या वेब सर्वर चलेगा, चलता था। ठीक है। सिंगल हार्डवेयर इजकल टू सिंगल वेब एप्लीकेशन या सिंगल हार्डवेयर इजकल टू सिंगल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सर्वर जैसे जस्ट लाइक मोबाइल एप्लीकेशन की बात अभी करते हैं, सिंगल हार्डवेयर सिंगल एप्लीकेशन के लिए यूज होता था। ठीक है। तो इसमें डिपेंडेंसी, इसमें प्रॉब्लम क्या था कि अगर सपोज डैट की अगर हार्डवेयर परचेज किया, ठीक है, एक हार्डवेयर लिया, हार्डवेयर मतलब एक सर्वर लिया, जो फिजिकल सर्वर, एक सर्वर परचेज किया, ठीक है, और इस सर्वर का कैपेसिटी है, स्टोरेज है, सपोज दैट की 1 TB, ठीक है, रैम है 64 GB, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज या लाइनेक्स जो भी है। ठीक है। तो हार्डवेयर का अगर रैम, अगर इस पे एक एप्लीकेशन चला रखा है और इस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या वेब सर्वर का कैपेसिटी है कि रैम इसका 16 GB मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है, राइट। तो 16 GB में रैम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है इस एप्लीकेशन का। या इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए इसका जो बैंडविड्थ होगा, जो एक्सेस रिक्वायरमेंट होगा, सपोज डैट कि अगर मेरे मैक्सिमम यूजर एक्सेस कर रहा है वेब सर्वर को 10,000 पर डे यूज कर रहा है, राइट, इस वेब सर्वर का। ठीक है। तो और कैपेसिटी इसका मैक्सिमम 16 GB सफिशियंट है इस एप्लीकेशन के लिए। बट जो हार्डवेयर परचेज हुआ, क्या हुआ, 64 GB का रैम परचेज हुआ, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर 64 GB, 48 GB, 64 - 16 कितना हो गया, 48 GB का रैम क्या हो रहा है, अनयूटिलाइज हो रहा है। 48 GB का रैम जो है अनयूटिलाइज हो रहा है। मतलब अगर एप्लीकेशन का मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज कर सकता है 16 GB, ठीक है, और बट ये जो सर्वर जो परचेज किया गया, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 90s की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रैम कैपेसिटी है 64 GB का। ठीक है। तो ये जो 48 GB जो है रैम, ये वेस्ट गया, इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि, और उस केस में क्या होता, 90s के सिनारियों में क्या था, 1:1 एप्लीकेशन चलता था। ठीक है। आज के डेट में एक सर्वर पे मल्टीपल एप्लीकेशन चलता है, कैसे चलता है वो हम आगे देखेंगे। बट 90s में क्या हो रहा था कि जो
एक सर्वर पे एक ही एप्लीकेशन चलता था। ठीक है। तो इसमें क्या था, रिसोर्सेज, जब मैं हार्डवेयर की बात करता हूँ तो हार्डवेयर के अंदर जो भी कंपोनेंट लगा होता है, चाहे स्टोरेज हो, चाहे रैम हो, चाहे सीपीयू, इसको बोलते हैं रिसोर्सेज। राइट। तो ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो था प्रॉपर हो नहीं पा रहा था 90s में। ठीक है। मैं अभी एग्जांपल ले लिया 64 GB का रैम, हो सकता है उसके उस केस में क्या होता है, 16 GB का रैम होगा। ठीक है। और कैपेसिटी, वेब सर्वर का कैपेसिटी 8 GB का रैम ही, मतलब यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन अगर करेंगे तो 8 GB का ही रैम यूज होता था। ठीक है। तो इस पे मत जाना कि 64 GB का रैम यूज हुआ। राइट। अब क्या हुआ इसके बाद एक बूम आया, सन 2000 के अंदर एक बूम आया। इसमें क्या हुआ कि जो वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आया, एक कंपनी आया, सपोज दैट VMware। राइट। VMware आया कंपनी, और ये कहा कि जो भी आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अनयूटिलाइज रिसोर्स है ना, उसको हम क्या करेंगे, एक अलग फिजिकल लॉजिकल सर्वर बना देंगे और उसको हम रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर देंगे। सपोज दैट कि यहाँ पे अगर एक सर्वर है, एक फिजिकल सर्वर है, फिजिकल सर्वर का कैपेसिटी है 64 GB का रैम, CPU 8 कोर, 64 GB रैम एंड 1 TB स्टोरेज। ठीक है। तो इसको क्या किया, इसको एक कंपनी आई VMware करके, उसने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, वो सॉफ्टवेयर क्या करना है, आपको इस वाली फिजिकल सर्वर पे इंस्टॉल करना है। ठीक है। और ये 64 GB रैम को हम चार भाग में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब चार लॉजिकल सर्वर क्रिएट कर देंगे। इसमें कर दिया क्या, या एक 16 GB का दे दिया, एक 32 GB का दे दिया, एक दे दिया 10 GB का एज पर रिक्वायरमेंट, एक दे दिया 15 GB का रिक्वायरमेंट। जितना रिक्वायरमेंट है जिसका एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये फिजिकल सर्वर को क्या किया, फिजिकल सर्वर को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार सर्वर में। इस केस में क्या हुआ, वर्चुअलाइजेशन यूज करने से क्या हुआ, तो मैक्सिमम रिसोर्सेस, 100% रिसोर्सेस नहीं कर सकते हैं ना, कोई भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम रिसोर्सेस यूटिलाइज कर दिया। ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर एक सर्वर पे 90s की बात करें तो एक सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर चलता था, अब उसको क्या कर दिया, 2000 के सन 2000 में क्या कर दिया, वर्चुअलाइज कर दिया। राइट। तो वर्चुअलाइज करने के बाद क्या हुआ, इसका मैक्सिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन करने लगा। राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, वर्चुअल मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइज करने के बाद क्या हुआ, अब उसके बाद आ गया एक क्लाउड, एक क्लाउड टेक्नोलॉजी आ गया। क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। अब वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि एक हार्डवेयर पे, हार्डवेयर की मैं बात जब करता हूँ, जब मैं हार्डवेयर की बात करता हूँ तो यहाँ पे सर्वर यूज होता है। राइट। अब सर्वर क्या होता है तो थोड़ा सा एक भी देख लेते हैं। सर्वर, सपोज डैट कि आप कहीं पे, सपोज डैट कि आपने एक रेस्टोरेंट में गया। ठीक है। रेस्टोरेंट में गया और यहाँ पे आपने ऑर्डर दिया। ठीक है। ऑर्डर दिया, फूड का ऑर्डर दिया, फूड का ऑर्डर दिया। उसके बाद वेटर क्या करता है, वेटर क्या करता है कि आपका रिक्वेस्ट लिया और आपको सर्व किया, फूड सर्व सर्व किया। राइट। तो जो सर्व करता है ना, उसको बोलते हैं सर्वर। ठीक है। हम जब हार्डवेयर की बात करते हैं ना, हार्डवेयर की बात, तो हार्डवेयर मतलब क्या हो गया, एक सर्वर की बात करते हैं। राइट। तो सर्वर में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी रिक्वेस्ट देते हैं, राइट, रिक्वेस्ट देते हैं और रिक्वेस्ट का वो आउटपुट हमें देता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं सर्वर, जो मतलब सर्व करता है उसको सर्वर बोलते हैं। राइट। तो वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम हार्डवेयर पे
हार्डवेयर मतलब फिजिकल सर्वर पे, हार्डवेयर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर रिक्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, उसके ऊपर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मेरा इस हार्डवेयर का कैपेसिटी है 64 GB का रैम, राइट, तो इसमें मुझे 4 सर्वर बना के दे दो, फिजिकल सर्वर बना के दे दो, 4 लॉजिकल सर्वर बना के दे दो। right? तो यहाँ पे क्या किया, जितना हम रिक्वेस्ट किए सर्वर के पास वो बना के दे दिया। अब मान लो कि मैंने पहला सर्वर का रिक्वेस्ट किया, इस पे 16 GB का रैम दे दो, अलॉट कर दो, इस पे 8 GB का रैम अलॉट कर दो, और इस वाले सिस्टम पे कर दो 32 GB का रैम अलॉट कर दो, और इस पे 8 GB का रैम। ठीक है, तो क्या हो गया, टोटल मिला कितना हो गया, 64 GB हो गया क्या, 32 8 40 और 8 48 16 64 GB। बट ये क्या करता है, जब हार्डवेयर पे जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर, जब वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो कुछ मेमोरी अपने पास भी रखता है, तो 100% यूटिलाइज इसको हम 10 कर देते हैं, 10 GB का। ठीक है, 5 GB हम इसके लिए रख दिए, राइट। तो ये वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है कि जब हार्डवेयर पे हम वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, ठीक है, लॉजिकल सर्वर बनाते हैं जिसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। ठीक है, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिया। अब ये जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, ये हर एक वेंडर का, वेंडर मतलब क्या हो गया, कंपनी, हर एक कंपनी का अपना अपना वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। अगर मैं VMware की बात करूं, VMware क्या है, वर्चुअलाइजेशन कंपनी का नेम है, ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर है ESXi। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी। सिट्रिक्स है एक कंपनी, सिट्रिक्स भी वर्चुअलाइजेशन कंपनी है, इसके सॉफ्टवेयर का, इसका प्रोडक्ट का नाम है जेन। ठीक है, तो ये VMware क्या है, वर्चुअलाइजेशन कंपनी का नेम है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट नेम है ESX है। जैसे टाटा है, टाटा कंपनी का नाम है, इसका प्रोडक्ट का नाम है क्या है, सफारी। ठीक है, पंच, राइट, तो ये सारे प्रोडक्ट का नेम है और कंपनी का नेम क्या है, टाटा है। ऐसे ही वर्चुअलाइजेशन कंपनी का नाम है VMware, उसका प्रोडक्ट नेम है ESX है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नेम है, उसका प्रोडक्ट का नेम है VMware हाइपर वी। सिट्रिक्स कंपनी का नेम है और उसका प्रोडक्ट नेम है JNAP। तो ये काम क्या कब हुआ था, सन 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी से शुरू हो गया था। ठीक है, 2000 ईस्वी से शुरू हो गया वर्चुअलाइजेशन में। अब इस केस में क्या हो गया, मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन होने लगा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम इसमें क्या हुआ कि जब हम, अगर मान लो कि इस पे फॉर्मवेयर अपडेट करते हैं, ठीक है, अगर मान लो ये मेरा सॉफ्टवेयर, मैंने वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर डाला, अभी मेरे केस में ESXi इंस्टॉल किया, इसके ऊपर वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, जिसको हम फिजिकल सर्वर बोलते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, ठीक है, और वर्चुअल मशीन के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, इसको अपग्रेड करना है, राइट। तो इसको अपग्रेड करना है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, या इसके फॉर्मवेयर को अपडेट करना है, ESXi के फॉर्मवेयर को अपडेट करना है। मतलब जो ESXi सॉफ्टवेयर है, बना है वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, इसका कुछ अपडेट है, राइट। तो इसको अपडेट करना है, तो मेरा प्रॉब्लम क्या था इसमें, आप इसके डेटा सेंटर के अंदर जाएंगे जहां पे ESXi इंस्टॉल है, और उसका कंसोल लेंगे, फिर आप अपग्रेड करेंगे। मतलब क्या होगा कि अगर आपका एक मैं बात करूं, तो एक सर्वर लगा हुआ दिल्ली में,
और एक सर्वर लगा हुआ मुंबई के अंदर। ठीक है। और दोनों पे सेम वर्जन चल रहा है ESXi का। यहाँ पे भी ESXi का सेम वर्जन चल रहा है। राइट। या मान लो सपोज 1.0 है, यहाँ पे भी 1.0 है। अब इस 1.0 पे अपडेट करना है, वो नया वर्जन वेंडर ने, VMware ने एक अपडेट किया, अपडेट मारा, यहाँ 1.1 कर दिया। ठीक है, पैच अपडेट कर दिया या सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अब ये 1.1 अपडेट करना है। राइट। तो अगर मान लो कि आईटी बंदा दिल्ली में बैठा हुआ, तो दिल्ली के किसी डेटा सेंटर के अंदर गया और अपडेट कर दिया। सेम कंपनी का दूसरा सेंटर है कहाँ पे? मुंबई में। तो मुंबई में क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिजिकली मूव करना पड़ेगा मुंबई के डेटा सेंटर में, फिर यहाँ से जाके वो सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा या पैच अपडेट करेगा। ये प्रॉब्लम थी वर्चुअलाइजेशन के केस में। ठीक है। तो अब क्या हुआ? इसको रिमूव करने के लिए, इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए क्लाउड आया। ठीक है। क्लाउड क्या किया कि जो भी डेटा सेंटर है, सपोज डेट कि मैं डेटा सेंटर की बात करूं, तो डेटा अभी मैं एक सर्वर लिया हूं। डेटा सेंटर में क्या होता है? हजारों सर्वर, फिजिकल सर्वर लगा होता है। उसके ऊपर वर्चुअल मशीन बनता है। ठीक है। किसका यूज करके? वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज करके। राइट। तो अगर मैं ESXi के यूज किया, ESXi यूज करके, और यहाँ पे भी एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक सॉरी हार्डवेयर लिया एक डेटा सेंटर के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू भी फिजिकल सर्वर को लॉजिकल सर्वर में कन्वर्ट कर दिया, ये वर्चुअल मशीन बना दिया डेटा सेंटर के अंदर। और इसको क्या किया, ये दोनों डेटा सेंटर को कंबाइंड करके, ठीक है, एक कंसोल बनाया, कंसोल क्रिएट किया। और कंसोल पे क्या किया? इसको एक्सेस दे दिया। ठीक है। अब यूजर को काम क्या है कि आप इस कंसोल को यूज करें। ठीक है। और इस कंसोल के थ्रू जो भी रिक्वेस्ट डालेंगे, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो इस कंसोल को हम बोलते हैं क्लाउड। राइट। तो ये कंसोल कहाँ पे अवेलेबल होता है? थ्रू इंटरनेट के। ये जो कंसोल क्रिएट किया, कंसोल क्रिएट करने के बाद क्या हुआ? इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया, हाई बैंडविड्थ से डेटा सेंटर को कनेक्ट कर दिया इस कंसोल पे। राइट। इस कंसोल पे कनेक्ट कर दिया इंटरनेट के थ्रू, हाई बैंडविड्थ के थ्रू, और वहां से यूजर रिक्वेस्ट करेगा जो हमें जितना वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, और ये वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देगा उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर के अंदर। तो जो ये कंसोल मिलता है ना, इसी को बोलते हैं क्लाउड। तो क्लाउड क्या है? क्लाउड एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। ठीक है। अभी मैं वर्चुअल मशीन की बात करता हूँ, लेकिन अगर क्लाउड के थ्रू हम बहुत सारे सर्विसेज हम क्रिएट कर सकते हैं और सर्विसेज यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि सर्वर, मतलब वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्क, टूल्स और एप्लीकेशन, ये सारे सर्विसेज है जो हम वर्चुअल मशीन के थ्रू यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्लाउड। तो क्लाउड में हम, अगर मैं डिफिनेशन की बात करता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है। ठीक है। और कंप्यूटिंग क्या है? सर्विस है। कंप्यूटिंग सर्विस। किस तरह के सर्विस है? कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विस। कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विस में क्या आ जाता है? स्टोरेज आ गया, नेटवर्क आ गया, सर्वर आ गया। ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्लाउड टेक्निक, क्लाउड एक टेक्नोलॉजी या फिनोमिना भी बोल सकते हैं। ठीक है।
टेक्निक है, फिनोमिना कह सकते हैं क्लाउड को, और कंप्यूटिंग क्या हो गया, एक सर्विस हो गया। राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का अगर डिफिनेशन करें, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज कंप्यूटिंग सर्विस दैट डिलीवर्स नेटवर्क स्टोरेज टूल्स एंड एप्लीकेशन एंड सर्वर्स, etc. Right. It's a computing service that delivers network, storage, tools, applications and servers. ठीक है। अब ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है। तो क्लाउड में, अब क्लाउड को आने से ऐसा नहीं हुआ कि वर्चुअलाइजेशन हमने बंद कर दिया। बैकएंड में बैकएंड में हम वर्चुअलाइजेशन ही यूज करते हैं क्लाउड के अंदर। क्लाउड के अंदर बैकएंड सर्विस हम वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है। इसको कंसोल पे, इंटरनेट के थ्रू कंसोल पे लाया और इसे क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज किया, क्लाउड टेक्निक यूज किया। ठीक है। और यूज करने लगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि अगर मान लो कि इस वाले एप्लीकेशन पे, ESXi पे अगर कुछ अपग्रेड करना है, ठीक है, या VM पे कुछ अपग्रेड करना है, तो हम क्या करें, यूजर क्या करेगा, यूजर कंसोल ओपन किया और ESXi को अपग्रेड कर दिया। चाहे तो VM का फॉर्मवेयर अपडेट कर दिया, चाहे इस एप्लीकेशन को अपडेट करना है, यहाँ पे अगर इस पे कोई एप्लीकेशन चल रहा है या वेब सर्वर चल रहा है, वहां पे अपडेट कर दिया। राइट। तो ये इसमें फायदा ये हो गया कि इंटरनेट के थ्रू पे एक्सेस करके हम उसका फॉर्मवेयर या उसका पैच या उस पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं थ्रू द क्लाउड टेक्नोलॉजी। राइट। ठीक है, ओवर द इंटरनेट, यहाँ पे ओवर द इंटरनेट। ठीक है। तो ये क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। अब ये क्लाउड जो है, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट, और तीसरा हाइब्रिड। ठीक है। पब्लिक क्लाउड क्या हो गया कि पब्लिकली अवेलेबल है, मतलब ये सबके लिए अवेलेबल है। राइट। सबके लिए अवेलेबल है, बट ये आइसोलेटेड होता है। राइट। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि सपोज डैट कि आपको दिल्ली टू पुणे जाना है। ठीक है। अब दिल्ली टू पुणे जाना है तो आप प्राइवेट कार में भी जा सकते हो, प्राइवेट कार में भी जा सकते हो, चार्टेड प्लेन में भी जा सकते हो जो प्राइवेट प्लेन होता है, प्लेन में भी जा सकते हो, या बाय ट्रेन भी जा सकते हो। ठीक है। तो जब बाय ट्रेन में जाते हैं ना, तो हर एक का अपना अपना सीट एलोकेटेड होता है। सपोज डैट कि एक कंपार्टमेंट में 8 सीट है, तो 8 सीट है तो 8 पैसेंजर के लिए क्या हो गया, एलोकेटेड होता है। राइट। ट्रेन में जाएगा, अपना एक यूजर है, इसका अपना सीट है, दूसरा यूजर है, इसका अपना सीट है, ऐसे ही तीसरा यूजर है, उसका अपना सीट है, चौथा यूजर। जब हम प्राइवेट कार में जाते हैं तो इसका एक आदमी का प्राइवेटली हो जाता है, प्राइवेट मतलब उसका अपना खुद का एक सर्विस हो जाता है प्राइवेट का। इसमें पब्लिक नहीं होता है। पब्लिक का मतलब क्या हो गया कि जो जो मतलब हर एक आदमी यूज कर सकता है। ठीक है। बट एक दूसरे से आइसोलेटेड होता है, पब्लिक की बात करो तो एक दूसरे से आइसोलेटेड होता है। मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा एक यूजर है, उसका एक सीट रिजर्व है, तो ये सीट पे यही आदमी बैठ सकता है, दूसरा आदमी बैठ नहीं सकता है। राइट। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट भी रिजर्व होता है। प्राइवेट तो खुद के लिए आइसोलेटेड, क्या उस खुद का अपना होता है, ओनर होता है प्राइवेट का। अब यहाँ पे पब्लिक क्लाउड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो पब्लिक में क्या होता है कि जो पब्लिक क्लाउड जैसे AWS हो गया,
गूगल हो गया, जीसीपी, और तीसरा एज्योर। राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि AWS यूज, AWS पब्लिक क्लाउड है। पब्लिक क्लाउड में क्या हो रहा है कि अगर आप कंपनी, आप अपने लिए इंस्टेंस खरीदना, सपोज डेट की कंपनी ए है, ये अपने कंपनी के लिए इंस्टेंस का अपना, इसका 50 इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो, 50 सब वर्चुअल मशीन का रिक्वायरमेंट है। राइट। तो ये AWS पे गया, ठीक है, और इसने बोल दिया कि मुझे 50 वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है अपने AWS पे लिए। तो AWS क्या किया, इस कंपनी के लिए एक अलग से रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन कर दिया, और इसके लिए क्या किया, एक बैकएंड में एक डेटा सेंटर बना दिया। इस कंपनी ए के लिए एक बैकएंड में डेटा सेंटर बना दिया, और डेटा सेंटर पे 50 वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दे दिया। ठीक है। कंसोल एक ही रहा, कंसोल सेम ही रहा। ठीक है, कंसोल दूसरा नहीं है। एक ही कंसोल पे कंपनी ए, कंपनी का गया, और क्या हुआ, इसका रिक्वायरमेंट क्या था, 50 वर्चुअल मशीन के लिए। तो AWS क्या किया, एक डेटा सेंटर के अंदर एक फिजिकल मशीन मशीन बना दिया, और मशीन बना के उसको एक फिजिकल मशीन एलोकेट कर दिया, फिजिकल मशीन पे 50 इंस्टेंस क्रिएट करके इसको दे दिया। फिर कंपनी बी आया इसके पास, ठीक है, इसको चाहिए 10 वर्चुअल मशीन। तो इसको क्या किया, एक सर्वर यूटिलाइज किया, फिजिकल सर्वर, एक फिजिकल सर्वर यूटिलाइज किया, और बैकएंड में इसको गया 10 वर्चुअल मशीन बना के दे दिया। अब ये जो सर्वर है ना, ठीक है, हो सकता है कि एक रैक में मल्टीपल सर्वर, अगर फिजिकल डेटा सेंटर की बात करते हैं, तो मैं, ये सारे रैक लगा हुआ है, इस रैक के अंदर डेटा सेंटर, ये पूरा डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर का अगर मैं इमेज की बात करूँ, तो इस तरह की डेटा सेंटर लगा रहता है। ठीक है, ये पूरी कंपनी है डेटा सेंटर। इसके ऊपर जो भी AC वगैरह का जो भी लगा हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए या एब्जॉर्ब करने निकलने के लिए, साफ करने के लिए, ये सारी इक्विपमेंट लगा हुआ है। इसके अंदर हम देखते हैं ना, तो इस तरह का डेटा सेंटर यूज होता है, फिजिकली डेटा सेंटर यूज होता है। ये एक पर्टिकुलर एक को रैक बोलते हैं। इस पर्टिकुलर एक मशीन को रैक बोलते हैं। इसके अंदर हजारों सर्वर, फिजिकल सर्वर लगा रहता है इसके अंदर। राइट। अगर मान लीजिए, और इसके अंदर जैसे मैंने हजारों लाखों सर्वर, फिजिकल सर्वर लगा हुआ है, ये सारे सर्वर वर्चुअलाइज होता है, ऑलरेडी वर्चुअलाइज होता है, और ये कंसोल पे अवेलेबल होता है। राइट। और कंसोल कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे, कंसोल पे अवेलेबल होता है। सपोज डेट की अगर एक कंपनी है, उसको चाहिए 10 वर्चुअल मशीन। राइट। तो 10 बैकएंड में क्या किया, जैसे ही रिक्वेस्ट किया इसको 10 वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। राइट। तो रिक्वेस्ट किया, तो क्या गया, फिजिकल सर्वर पे गया, और वर्चुअल मशीन वहां पे ESXi कंसोल के थ्रू कनेक्ट हो गया। ESXi कंसोल के थ्रू कनेक्ट हो गया, और फिजिकल जितना भी रिक्वायर्ड हुआ उसको लॉजिकल वर्चुअल मशीन बना के इस कंपनी बी को डिलीवर कर दिया। राइट। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, तो हर एक आदमी के लिए अपना सीट एलोकेटेड होता है। ठीक है। तो वैसे ही हर एक कंपनी के लिए अलग से उसका प्रीमाइसेस क्रिएट सेपरेटेड होता है, आइसोलेटेड होता है। अब एक कंपनी ए कंपनी बी के अंदर नहीं जा सकती है। ठीक है, कंपनी ए कंपनी बी के अंदर नहीं जा सकती है। जैसे ही यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर यूजर ए एक है, दूसरा यूजर भी है, दोनों का सीट अलॉट है ट्रेन के अंदर। ठीक है, ये दूसरे के सीट पे नहीं जा सकता है। हाँ, सीट पे उस केस में जा सकता है जब दोनों एग्री हो जाए। ठीक है। तो ये कैसे होता है वो आगे देखेंगे, कि दोनों एग्री हो जाएगा। अगर यूजर चाहेगा कि मेरा सीट एक्सचेंज कर लो, या आप बैठने दो, तो अगर ये अलाउ करता है तब ये बैठने देगा। ठीक है, तो दोनों एग्री होना जरूरी होता है। यहाँ पे भी कंपनी ए के अंदर कंपनी बी, दो दो कंपनी है। कंपनी ए के अंदर जो इंस्टेंस चल रहा है, इसके ऊपर जो एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है, तो इसका अगर डेटाबेस चाहे तो इस कंपनी के बी के अंदर बना सकता है। ठीक है।
और ये कंपनी भी चाहे तो डेटा सेंटर अपना बना सकता है, या दोनों कंप्यूटर एक दूसरे को एक्सेस कर सकता है, इसके लिए दोनों की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, वो हम आगे करेंगे जब हम AWS के अंदर आए। तो पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि से पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि प्राइवेट कार यूज करते, दिल्ली टू पुणे जाने के लिए बहुत सारे तरीका है जाने के लिए, जाने का। ट्रेन भी है, चार्टर्ड प्लेन भी है, प्राइवेट कार भी है। राइट। अब पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि अगर ट्रेन में, अब एक दूसरा डिफरेंसेस क्या आ जाता है कि पब्लिक में, अगर मैं कार से, एक यूजर कार से दिल्ली से पुणे, दिल्ली टू पुणे सफर करता है एक कार से, तो प्राइवेट अगर कार से जा रहा है तो इसके पहले क्या करेगा, ये एक कार खरीदेगा, कार परचेज करेगा। कार एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 लाख का आएगा। ठीक है, उसके लिए अगर चलाने नहीं आता तो एक ड्राइवर भी चाहिए। ठीक है, तो उसका भी सैलरी अगर जोड़ ले, अगर दिहाड़ी के हिसाब से भी जाए तो कम से कम, अगर 1,000 रुपये पर डे लगेगा तो 2 दिन लगेगा तो 2,000 लगेगा। ठीक है, उसके बाद पेट्रोल लगेगा, उसके बाद टोल टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर एक आदमी को दिल्ली से पुणे जाना है, तो अगर प्राइवेटली जा रहा है तो इसका कम से कम, इसका जो खर्चा लगेगा 7 से 8 लाख रुपया लगेगा, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। राइट। अगर यही बंदा ट्रेन से जा रहा है तो 2,000 रुपये में चला जाएगा। अगर ये फ्लाइट से जा रहा है तो 5,000 में चला जाएगा। क्यों? कि फ्लाइट और ट्रेन पब्लिकली अवेलेबल है। राइट। तो, और ये पब्लिकली अवेलेबल है। तो AWS क्या है, हम आ रहे हैं AWS पे। AWS क्या है? ये पब्लिक क्लाउड है। AWS इज अ पब्लिक क्लाउड। अब प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? तो अगर मान लो कि मेरी एक कंपनी है, ABC करके कंपनी है, ABC के अंदर एक डेटा सेंटर मैंने बनाया, और इस डेटा सेंटर के अंदर मैंने 4 फिजिकल सर्वर लगा लिए। ठीक है, और 4 फिजिकल सर्वर लगा दिया, और इस सर्वर को मैं एक कंसोल के थ्रू इंटरनली यूज कर रहा हूँ। इंटरनली, इंटरनली का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम VMware की बात करते हैं ना, देखो वर्चुअलाइजेशन यूज होता है बैकग्राउंड ऑफ द क्लाउड। ठीक है, तब VMware के अंदर vSphere करके एक सॉफ्टवेयर होता है, vCenter सर्वर का। ठीक है, vCenter सर्वर के थ्रू हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, VM क्रिएट कर सकते हैं। तो vCenter सर्वर एज ए कंसोल काम करता है। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि अगर मान लो कि अगर मेरा एप्लीकेशन यूज करना है, तो एक मैंने एक सर्वर बनाया, इस सर्वर पे फिजिकल ESXi इंस्टॉल किया, और इसके अंदर वर्चुअल मशीन बना दिया, जितना रिक्वायरमेंट हुआ, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना दिया वर्चुअल मशीन, और वर्चुअल मशीन के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मुझे कुछ अपडेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, फिजिकली हम डेटा सेंटर के अंदर मूव करेंगे, उसके बाद हम अपडेट करेंगे। राइट, इसके अंदर अपडेट करेंगे। तो ये क्या, इस पे ऑथराइजेशन किसी का नहीं हुआ, प्राइवेटली ऑथराइजेशन जिस बंदे के पास ना ऑथराइज है ना इस डेटा सेंटर को एक्सेस करने के लिए, वही जा सकता है। जैसे कि जैसे मेरे कार है मेरे पास, इस कार पे जिसका ऑथराइजेशन, जो ऑनर है वही जा सकता है, या जो इसको ऑनर ने जिसको परमिशन दिया है वही जा सकता है, जिसको परमिशन दिया वही जा सकता है। राइट। तो ये क्या हो गया, प्राइवेट क्लाउड हो गया। तो vCenter इज ए प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड। ठीक है,
एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है कि सपोज डेट कि मैं, एक मेरा एप्लीकेशन है, राइट। इस एप्लीकेशन पे सपोज डेट मैं एक एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ कोई कंपनी के लिए, मान लो कि एक ऐसे एसएपी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, राइट। अब एसएपी एप्लीकेशन में क्या हो रहा है कि जो फिजिकली सर्वर पे, इस पे एक वर्चुअल मशीन है, इसके ऊपर सैप का एप्लीकेशन चल रहा है, राइट। इंटरनली, मतलब डेटा सेंटर के अंदर, किसी कंपनी के लिए डेटा सेंटर के अंदर है, चल रहा है। अब ये चाह रहा है क्या कि जो सैप का एप्लीकेशन है ना, इंटरनली इसके ऊपर चले, ठीक है। बट अगर मेरा इसका डेटा का ना, इसका डेटा का बैकअप, डेटाबेस का बैकअप एक कॉपी क्लाउड पे भी रहे, एक कॉपी क्लाउड पे भी रहे, एडब्ल्यूएस के क्लाउड पे, ठीक है। तो इस केस में इसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। मतलब क्या होगा कि प्राइवेट में भी यूज हो रहा है और पब्लिक में भी यूज हो रहा है। एक इंस्टेंस यहाँ क्रिएट किया, इसका डेटाबेस का बैकअप यहाँ पे रख दिया। इन केस मेरा प्राइवेट जो डेटा सेंटर के अंदर सर्वर सर्वर मेरा खराब हो जाता है, या कुछ प्रॉब्लम, हार्डवेयर इशू आ जाती है, तो मेरा बैकअप क्लाउड पे अवेलेबल रहे, ठीक। तो इस केस के लिए हम क्या यूज करते हैं? हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। बैंक, सॉरी, डोमेन में जो हाइब्रिड क्लाउड का कंपनी यूज होता है, रेड हैट का ओपन शिफ्ट। ये बेसिकली हाइब्रिड क्लाउड के लिए यूज होता है, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। थोड़ा सा अब सर्टिफिकेशन पे भी देख लेते हैं इसका, ठीक है। सबसे बेसिक लेवल का एडब्ल्यूएस के अंदर जो सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिक लेवल। और इसका, ये प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर जो होता है ना एडब्ल्यूएस का, ये बेसिक लेवल सर्टिफिकेट होता है, बेसिक, सबसे बेसिक, माने स्टार्टिंग लेवल का, फंडामेंटल लेवल का होता है, ठीक है। अगर इसका फीस की बात करूँ, कोर्स एग्जाम ड्यूरेशन की बात करूँ, तो 90 मिनट का होता है, ठीक है। क्वेश्चंस 65 क्वेश्चंस होते हैं, और कॉस्ट होता है 100 USD, डॉलर, राइट। सेंटर का है पियर्सन पे, ऑनलाइन टेस्ट होता है, लैंग्वेज ये सारे लैंग्वेज सपोर्ट करता है, राइट। अगर मैं इसका दूसरा बात करूं, तो दूसरे लेवल में आता है एसोसिएट, ठीक है। एसोसिएट में 130 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। कॉस्ट है 150 USD। सेम होता है पियर्सन पे, ऑनलाइन सेंटर होता है, वहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हो। 65 क्वेश्चन होता है, ठीक है। पियर्सन पे उसका सेंटर होता है, पियर्सन अपना जो सर्टिफिकेशन सेंटर होता है, वो पियर्सन पे आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। तीसरा है एसोसिएट लेवल, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल एसोसिएट का, और सॉल्यूशन प्रोफेशनल, ये एडवांस होता है, ठीक है। एडवांस प्रोफेशनल लेवल का हो गया, ठीक है। 180 मिनट टाइम होता है, टाइम स्टैम्प होता है, और कॉस्ट है इसका $300, USD, डॉलर। 75 क्वेश्चन होता है, और पियर्सन सेम डिलीवरी मेथड पियर्सन पे यूज होता है। तो जो हम लोग क्लास कर रहे हैं ना, क्लास के अंदर एक होता है प्रैक्टिशनर, दूसरा एसोसिएट, तीसरा प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, राइट। तो हम ये दोनों कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो गया सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का।
और इसके अंदर एक सीसॉप भी आता है। ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट सिसॉप, हाँ ये एडमिनिस्ट्रेटर, और सिसॉप का प्रोफेशनल, डेटा का सिसॉप एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये दोनों कराएंगे, और सिसऑप एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, प्रोफेशनल टच करेगा, बट ये 50% जाएगा। राइट। ये सारे जो हम पढ़ाएंगे एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, एज पर जो कंपनी इंटरप्राइज इंटरप्राइज स्टैंडर्ड। मतलब क्या हो गया कि हम अपने कंपनी में किस तरह से यूज करते हैं। राइट। उसको देखते हुए हम इसको बताएंगे। हम केवल इसमें पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, बताने नहीं जा रहे हैं कि प्रैक्टिशनर क्या, एसोसिएट लेवल पे और जो सिसॉप्स लेवल पे जो काम कैसे होता है, काम कैसे होता है, और कंपनी में रियल लाइफ में प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, उस तरह के हम लाइव काम कराने जा रहे हैं। राइट। पहले इस पे बेसिक पे जाएंगे, बेसिक को कवर करने के बाद कंपनीज में कैसे हम पब्लिक क्लाउड यूज करते हैं, कौन कौन सा मतलब स्टेप्स क्या होता है, और जो लाइव प्रोजेक्ट क्या होता है, वो सारे कराने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद जो ये सारे आपको मिल गया होगा, जो कवर जो कोर्स कवर करेंगे, उसके अंदर जितने भी कंटेंट है, ये सारे सर्विसेज हम यूज करेंगे। राइट। सारे सर्विसेज यूज करेंगे। इसके अंदर इन डेप्थ में दो चीज पे जाएंगे, एक एसक्यूएल पे। ठीक है, डीप ड्राइव करेंगे इसके अंदर। एसक्यूएल मतलब हैंड्स ऑन हो जाएगा पूरा डेटाबेस का। राइट। तो दूसरा हम यू हैंड्स ऑन करेंगे लिनक्स का। मतलब कंप्लीट दो चीज बताएंगे कि लिनक्स पूरा कंप्लीट बताएंगे, और ये माइस्क्विल बताएंगे कंप्लीट। ठीक है, डेटाबेस का। बाकी सारे सर्विसेज यूज करेंगे, ये सारे सर्विसेज यूज करेंगे वन बाय वन। अब ये सारे कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखे तो दो चीज कवर हो रहा है। एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का, और सॉल्यूशन सिसऑप एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट का। ठीक है, प्रैक्टिशनर बेसिक है, सबसे बेसिक है प्रैक्टिशनर। ठीक है, इसमें कोई ये तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। राइट। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम की बात, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो कोई एक सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अगर एंट्री लेवल का कोई एक सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का या सिसऑप एडमिनिस्ट्रेटर का। राइट। डेवलपर्स के लिए ये होता है, इसके लिए कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है डेवलपर्स के लिए, डेवलपर्स एसोसिएट का। ठीक है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल, इससे हाई, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एसोसिएट होना चाहिए, या सिर्फ सिसॉप एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। राइट। तो ये बेसिक है, पहले प्रैक्टिशनर है, उसके बाद एसोसिएट है, उसके बाद ये दोनों एसोसिएट एक लेवल पे आ जाता है, तीनों एसोसिएट। उसके बाद दो प्रोफेशनल आता है। राइट। डेवॉप्स इंजीनियर प्रोफेशनल, आप कोई तीनों में से एक करते हैं तो भी आप ये दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। राइट। सिक्योरिटी ये नेटवर्क पार्ट है तो हम कवर नहीं करेंगे ये सारे चीज। ठीक है, हम लोग केवल ये कवर करने वाले हैं। और इसका जो एग्जाम्स फी है $150 है। राइट। तो ये सारे चीज कवर करेंगे जिसके अंदर पूरा सर्विसेज यूज करेंगे।